हमारे स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत फनकारा, मेरे दिल के बहुत करीब, मेरी मुराद है वर्सटाइल अदाकारा रेशम से। मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अल्लामा इकबाल की शायरी से शुरू होने वाला सफर इकबाल हुसैन के कपड़ों तक पहुंच गया। पहली दफा मैंने सिनेमा देखा, पहली दफा मैंने फिल्म देखी जाके सिनेमा में, तो वो ईद के दिन थे। मेरी पहली फिल्म ईद पर ही रिलीज हुई और वो फिल्म थी जीवा। खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं, शहर भी अब तो नजर आता है जंगल की तरह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN टीवी। और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और हमारे शो का नाम भी ईद मुबारक है और हम पूरी ईद पर आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रिटीज। और मेरा थोड़ा सा इशू है, मेरी कोशिश होती है कि जितना अच्छा फनकार हो उतना ही अच्छा इंसान भी हो जाए तो कितना मज़ा आ जाता है। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत को हमने RNN स्टूडियो में दावत दी है। वो एक बड़ा टिपिकल सा जुमला है कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सब तारुफ सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हैं। हमारे स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत फनकारा, मेरे दिल के बहुत करीब, मैं उन्हें लेजेंड भी कहूँगा और क्वीन ऑफ लॉलीवुड भी कहूँगा। मेरी मुराद है वर्सटाइल अदाकारा रेशम से। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और इतनी प्यारी, मतलब इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने का बेहद शुक्रिया। नहीं, वो तो आप डिजर्व करती हैं। अगर कहती हैं मैं चेंज कर देता हूं इंट्रोडक्शन उसमें, नहीं, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि देखिए तारीफ जो है ना सबको अच्छी लगती है। और आप तो वैसे ही अच्छी लग रही हैं हमेशा की तरह। देखिए ईद उस तरह तो मैं धूमधाम के मनाती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी पहली ईद है RNN के साथ, इस चैनल के साथ, जो कि जिनके CEO के साथ मैं बैठी हूँ, मुबारकबाद पेश करती हूँ आपको। दुआ करती हूँ कि आइंदा जितनी भी ईदें हों मैं हमेशा इस चैनल के साथ जो है वो सेलिब्रेट करूँ। कपड़ों से शुरू करते हैं जी। ईद, ये ड्रेस जो है वो किसने डिज़ाइन किया? बिल्कुल खुल के उनका नाम भी लें, जो भी ब्रांड है, हमें कोई इशू नहीं है। जैसे हमारा इतना अच्छा डेकोर किया है सेट को FC इवेंट्स ने जी। और मरियम ने ख़ास तौर पे, और FC इवेंट ने इसको सजाया है और हमारी ईद को कलरफुल कर दिया है। अरे मैं आपको शो से पहले कह रही थी कि मुझे फूल बेहद पसंद है और सेट पे फूलों को देख के ना मुझे और अच्छा लग रहा है कि सेट पे फूल मुझे नजर, ख़ास तौर पे मुझे सफ़ेद जो वाइट कलर के फूल हैं वो बेहद अच्छे लगते हैं। जोड़े का पूछ रहे थे, तो जोड़ा जो है मेरा डिज़ाइन किया है इकबाल हुसैन ने, हमेशा की तरह। 3 साल हो गए मुझे उनके कपड़े पहनते हुए और हमारा एक स्पेशल बॉन्ड है। अब माशाल्लाह उनके कपड़े हमसाया मुल्क में देखें तो करीना पहने हुए नज़र आती हैं, रश्मिका जो कि एनिमल के हीरोइन और पुष्पा 1 पुष्पा 2, तो उन्होंने भी पहने उनके कपड़े, सारा अली ख़ान ने भी पहने। तो वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि मैं कहती हूँ जितनी तेज़ी से इकबाल हुसैन मशहूर हुआ है ना, जैसे कोविड में वो एक वायरस आया था और वो इतना मशहूर हुआ था, इस तरह इकबाल हुसैन जो है वो बहुत मशहूर हो चुके हैं जिनका लिबास मैंने पहना है। असल में आपके ज़ौक़ की बात करें तो अल्लामा इकबाल की शायरी से शुरू होने वाला सफ़र इकबाल हुसैन के कपड़ों तक पहुंच गया। ओ इकबाल, अच्छा मैं जब गई थी ना, आपने इतना बड़ी शख्सियत का नाम लिया अल्लामा इकबाल, तो मैं जब गई जगलोट, सियाचिन और मुख्तलिफ़ जगहों पे स्कर्दू गई, और मैं सियाचिन तक गई, अपने फ़ौजी भाइयों से मिली और उनको खैराज तहसीन पेश किया। वहाँ मैंने एक शेर पढ़ा था, मुझे याद है कि दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राय। वाह। तो इनकी जो शायरी है वो बड़ी देर के बाद समझ आती है। कच्ची उम्र में तो लड़कियां जो हैं वो कच्ची उम्रों में तो परवीन शाकर ही पढ़ती हैं, तो अल्लामा इकबाल की जो शायरी है वो बेहद मुश्किल है। तो बस जब अल्लाह ताला आपको ज़ौक़ अता करे, वो आगाही दे, तो फिर ही आप पढ़ सकते हैं। हमेशा की तरह रेशम जी जो हैं वो ईद पे भी सरहदों की हिफाजत करने वालों को याद कर रही हैं, उनको खराज तहसीन पेश कर रही हैं, और हमारी तरफ से भी सलूट है अफवाज पाकिस्तान को, जिनकी वजह से आज हम ईदें भी मना रहे हैं,
सुख का सांस भी ले रहे हैं, आज़ाद फिजा में जो है हम सांस ले रहे हैं और एक पुरअमन जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम सुकून की जो नींद सोते हैं क्योंकि वो रातों को जागते हैं। और अफ़सोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि शहादतें ऐसे नहीं नसीब होती, सीने पे एक गोली खानी पड़ती है। तो मैंने हमेशा आज से मतलब आपको पता है कि शुरू से ही मैं जब भी ईद मनाती हूँ लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत करने वाले अपने भाइयों को हमेशा खराज तहसीन भी पेश करती हूँ और उनके लिए दुआ गो भी होती हूँ और उनकी माँ बहनों के लिए भी दुआ करती हूँ कि जो लोग जो मेरे भाई जो हैं जिनको शहादतें नसीब हुई हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, तो वो हमेशा मुझे याद रहते हैं और मैं उनको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ क्योंकि मेरे मुल्क की हिफाजत करते हैं। क्या बात, क्या बात। स्कूल से जब मैं कभी वो फुटा खाता था ना तो क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट ही देखने जाता था कदाफी स्टेडियम में, वसीम अकरम को देखने, वकार यूनुस को देखने, इमरान खान को अडयाला देखने। वाले खान साहब को। मैं इमरान खान काफी ज्यादा, तो मैं तो अडयाला के साथ फिर बताता हूँ कि नहीं देखिए, माँ क्रिकेट की बात करेंगे ना तो माँ ने एक ही इमरान खान पैदा किया है। ऐसे एग्री एग्री। और अगर आप एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट बात करेंगे तो भी इमरान खान एक ही मिलेगा। तो उनको देखने जाया करता था। लेकिन जब पहली दफा मैंने सिनेमा देखा और पहली दफा मैंने फिल्म देखी जाके सिनेमा में, तो वो ईद के दिन थे और मेरी पहली फिल्म ईद पर ही एग्जैक्टली रिलीज हुई और थी। वो फिल्म थी जीवा। और नाजरीन, पहली फिल्म जिंदगी में जो है वो नईम हनीफ ने जो देखी और पहली दफा सिनेमा स्क्रीन देखी और इतना बड़ा हॉल देखा और जो है ना वो सिनेमा का कल्चर देखा और वो बोतलों की कोल्ड ड्रिंक्स की छनछनाहट देखी और वो जो पॉपकॉर्न्स चिप्स देखे और पॉपकॉर्न चिप्स पॉप- लेके जी। खाते वो जो तो एक बात बताऊं, मैं कहती हूँ वो दौर जो है ना, मैं कहती हूँ कि मुझसे सब कुछ ले ले, वो दौर दोबारा से आ जाए, इंडस्ट्री का भी, इस मुल्क का भी, वो खुशियों वाला दौर। क्योंकि अपना नफसा नफसी का दौर है, वो अपनाइत, वो प्यार, वो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। वो जिस दौर के, मैं एकदम उस दौर में गई हूँ ना, जब मैंने पहली बार अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखा था ना, तो यकीन करें मुझे लगता था मैम, क्योंकि मैंने छोटी स्क्रीन पे काम शुरू किया था, लेकिन छोटी स्क्रीन पे भी बहुत आर्टिस्टों ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन सिल्वर स्क्रीन जो है वो शोबिस का जो है ना वो एंड है। जब आप खुद को देखते हैं उस पर और फिर जब लोग क्लैपिंग कर रहे हों, लोग, ओ माय गॉड, मैं कहती हूँ कि मैं तो, मुझे नहीं यकीन हो रहा था कि मेरी फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई है। वो जो है वो हम चले गए वीनस सिनेमा और बड़ी मुश्किल से वो एक शो की टिकट मिली रात 9 धक्के बजे खा के के? बाद, धक्के खा के, लाइनों में लग के। और वो चूंकि यंग थे और वो काफी लोग थे। नहीं, आप अभी भी यंग हैं, थैंक यू वेरी मच। बिकॉज हार्ट इज ऑलवेज यंग। वो जी अपना मिल गई टिकट लाइनों में लग के, या ब्लैक टिकट से याद आया कि अच्छा ब्लैक टिकट तब कोई ब्लैक में मिलती थी। ब्लैक में मिलती थी। और अच्छा मुझे जब से पता चला कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है बमीनो सिनेमा में वो टिकटें बेचा करते थे, सदर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो तब से मुझे ये टिकट ब्लैक करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। टिकटें तो ये MP MNS की भी ब्लैक हो जाती हैं, पता है, हाँ ये भी जी। बिकती हैं, आपको पता है, ये सेनेट की टिकटें भी बिकती हैं, ये नेशनल असेंबली की भी बिक जाती हैं, पंजाब असेंबली की भी बिक जाती हैं। मुझे, और जब टिकटों के बिकने की बात आती है मुझे बुशरा बीबी बहुत अच्छा, याद मुझे आती है। वैसे मुझे अब लगता है कि सारा कुछ ही बिकता है, हाँ जी, जमीर भी बिक जाते हैं कालबन। सिर्फ मेरा जो रब है ना वो रिश्वत नहीं लेता, वाह वाह वो वाह, नहीं बिकता। क्या बात है। बस बाकी जो है ना सारी दुनिया जो है ना, मुझे तब तो ऐसा ही लगता है कि डर लगता है अब रिश्ते बनाने से, दोस्तियां पालने से अब डर लगता है। यानी कि ना डरने वाले ना झुकने वाले, सिर्फ बिकने वाले किरदारों में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, आगे बस। बढ़ते हैं। तो वो विनस सिनेमा में जो अंदर टिकट मिल गई जनाब, अंदर चले गए और बड़ी खुशी की इंतहा थी और वो हमारी ईद थी। और आगे सोने पे सुहागा ये कि जीवा फिल्म थी और फिल्म जो है जब शुरू होती है और जब एक गाना आता है, जानू सुन जरा, और आपकी एंट्री होती है। अच्छा, ये गाना जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, यही मेरी कामयाबी और मेरी पहचान बना ये गाना, जो कि आज तक जब भी ये कहीं बजता है, उस वक्त गाड़ियों में ना म्यूज़िक कम सुना जाता था क्योंकि अच्छा म्यूज़िक बन नहीं रहा था, पंजाबी फिल्मों का दौर था। तो मैं जब गुलबर्ग से गुजरती थी, जब मैं शॉपिंग करने जाती थी या मैं कहीं जूस पीने जाती थी, अल्लाह जन्नतों में घर कर, मैं अपने भाई के साथ, तो मेरे भाई ने मुझे कहना, साइमा साइमा वो देखो गड्डी च तेरा गाना लगा है। वो ना लोगों ने बड़े अरसे, तब कैसेट्स का दौर था, तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में ये गाना बजता था और मैं कहती थी कि वाकई मेरे फिल्म के गाने सुन रहे हैं। तो उस वक्त मैं लकी इस हवाले से कहूँगी ख़ुद को कि मेरे हिस्से में
बहुत ही खूबसूरत, बेहद अच्छा म्यूज़िक मेरे हिस्से में कई फ़िल्मों में आया। क्या बात। मतलब घूंघट ले लें, दुपट्टा जल रहा है ले लें, आप संगम ले लें, संगम का म्यूज़िक बहुत अच्छा था। और ये जिसका ज़िक्र करें अब जीवा का म्यूज़िक, तो मेरी मुझे गाने बहुत अच्छे मिले। अच्छा, ये किस तरह पहुंच गया, ये म्यूजिक, ये करेक्टर, ये रोल, ये फेम, ये किस तरह आपकी दहलीज तक पहुंचा, वो तो जरा हमारे साथ शेयर करें। इससे पहले टीवी तो आप कर रही थी अच्छा, और मैंने टेलीविज़न ही करना था, मैंने खुदा की कसम फ़िल्म नहीं करनी थी। मैं बात बहुत बार कह चुकी हूँ, क्योंकि टेलीविज़न पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। और एक वो जो एक ग्रेजुअली एक प्रोसेस है जिससे गुजरते हैं, उससे मैं गुजर रही थी। और एक काम मिल रहा था क्योंकि एक्स्ट्रा से शुरू किया, फिर एक लॉन्ग प्ले मिला, फिर लीडिंग कैरेक्टर मिला। तो करते 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 अल्लाह जन्नतों में घर करे, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी भाभी रुखसाना नूर, उन्होंने एक अखबार के मैगज़ीन की, वो बेहद उसमें अच्छा लिखती थी, तो वो इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि रेशम बेटा तो फिल्म आज काम क्यों नहीं कर दी? मैंने कहा नहीं भाभी जी, फिल्मों में नहीं आना। अरे सैयद नूर साहब इतनी फिल्म अच्छी बनाई है, संगम आ रही है, कसम आ रही है। तो मुझे भाभी ने कहा आप कसम के ना प्रीमियर पे आओ। भाभी ने इनवाइट किया, मैं चली गई। तो नो डाउट कि मैंने सैयद नूर साहब का काम देखा, तो वो उस दौर में जो काम हो रहा था उससे टोटली डिफरेंट, मतलब इंडिया के लेवल का काम। एक जब मैंने उनका काम देखा, उनके गाने देखे और उनका म्यूज़िक देखा, मैंने कहा भाभी अब ठीक है। मुझे कहती है अब करोगी फिल्म? मैंने कहा जी मैं करूँगी, क्योंकि वो शायद अंदर वो एक जरासीम तो था, तो दिल तो चाहता था, लेकिन क्योंकि उस वक्त लाउड फिल्मों का दौर था तो घबराती थी, डरती थी। भाभी ने मुझे नूर साहब से मिलाया, तो फिर फिल्म उन्होंने कहा संगम बनानी, म्यूज़िक बनाना है। तो शान साहब अमेरिका के, शान साहब को बुलाया और फटाफट वो जो गाना था आप यार दिल में जगह, ओपनिंग की, वो गाना पिक्चराइज किया। 3 दिन में उसको, उसकी डेवलपिंग हुई, कलर करेक्टिंग हुई और उसको फिर उस गाने को एडिट किया। और जब मैंने स्क्रीन पे देखा ना, पहला गाना मैंने ज़िंदगी में स्क्रीन पे देखा था अपना, तो वो देखा था आप यार दिल में जगह धड़कनों में समा, शान साहब और मेरा। तो मैं, मेरे लिए वो अनबिलीवेबल चीज़ थी, क्योंकि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि आप एक शोबिज़, जो शोबिज़ का एंड है, उस स्क्रीन पे आप बेहतर लगेंगे, आप अच्छे लगेंगे और स्क्रीन जो है वो आपको कबूल करेगी। अच्छा, जहाँ जो सैयद नूर साहब उसके डायरेक्टर थे, वो रोल जो है आपको मिला और आप सुपरस्टार बन गई। देखिए उनकी मेहरबानी। आप सुपरस्टार बन गई। वहीं पे सैयद नूर को भी तो एक रेशम जैसा टैलेंट अल्लाह ताला ने जो है ना वो दिया और उनका भी फिर बड़ा नाम हुआ जीवा से। मैं समझती हूँ कि ये टीम वर्क होता है। रेशम सैयद नूर के बगैर कुछ नहीं थी। सैयद नूर साहब शायद उनको अल्लाह ने अच्छी मतलब हीरोइन दे दी, तो हमारा टीम वर्क। और फिर मैं कहती हूँ कि नूर साहब का और मेरा बख्त, नसीब मिला कि मैंने जितनी भी उनकी फ़िल्मों में मैंने काम किया, वो बेहद अच्छी फ़िल्में, सुपर हिट फ़िल्में, नेशनल अवार्ड मिला। तो ये एक टीम वर्क था। मेरा कोई क्रेडिट नहीं है कि सारा क्रेडिट मैं लूँ, शायद मेरा इतना सब क्रेडिट होगा। ये पूरी टीम, वो लोग जिन्होंने रिफ्लेक्टर्स लगाए, वो लोग कैमरा, जो कैमरा पे थे, जिन्होंने म्यूज़िक, अल्लाह जन्नतों में घर करे, अमजद बॉबी साहब, करवट करवट जन्नत में जगह दे, बेहद अच्छा म्यूज़िक शुरू से। मुझे ना छोटी उम्र से म्यूज़िक की थोड़ी सी सेंस थी। मुझे अच्छा म्यूज़िक मुझे भाता था, मुझे अच्छा लगता था। उसके गाने जब म्यूज़िक बन रहा था तो नूर साहब ने मुझे इजाज़त दी हुई थी कि आपने आना है और आपने म्यूज़िक सुनना है। तो मुझे साथ साथ रखा, उनकी मेहरबानी। तो उन्होंने फ़िल्म में चांस दिया, उनकी मेहरबानी। तो क्योंकि बहुत सारी बातों पे ख़फ़ा हो जाते हैं मुझसे, तो क्योंकि मैं टेलीविज़न, तो मैंने बताया ना, मेरे जो पहले उस्ताद हैं अयूब ख़ावर साहब, ज़िंदगी भर जो लोग अपने उस्तादों को नहीं मानते, मैं कहती हूँ वो लोग कुछ भी नहीं होते। मैंने माँ हमेशा कहा है कि पहले उस्ताद मेरे अयूब ख़ावर हैं और दूसरे फ़िल्म के ऑब्वियसली मैं नूर साहब को ग्रूम्ड ही मिली थी। मेरी ग्रूमिंग टेलीविज़न ने कर दी थी। तो बाकी जो फ़िल्म की चीज़ें थीं वो मुझे एक्शन भी करके बताते थे कि यहाँ आना है, यूँ करना है। नो डाउट कि सैयद नूर ने मुझ पर बहुत मेहनत की। मैं उनको इस बात का क्रेडिट देना चाहूँगी। ज़ाहिर है आज ईद का दिन है, आज क्रेडिट ही देना चाहिए हमें। गिले-शिकवे तो हम पूरा साल करते रहते हैं और ज़िंदगी अच्छा, में गिले होते शिकवे रहते तो हैं और ऐसी अपनों से चीज़ें होते हैं। सबसे होते हैं, वो अपनों अपनों से। से ही होते हैं गिले-शिकवे। देखें, आपका गिला बनता है। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट गिला कर सकता हूँ।
मैं जो है ना वो कोई लेकिन किराए का होस्ट तो नहीं हूँ, नहीं मैं मनीष एक साहब, साफी भी तो हूँ। नहीं मनीष साहब, ये दौर है इस वक्त सोशल मीडिया का। आपने ज़रा सी बात कही नहीं और लोगों ने नमक, मिर्च, हल्दी, पता नहीं केड़े केड़े मसाले ला के लोगों ने अगे, मतलब वो चीज़ ऐसे लोग समझते हैं हमारा हक है। हर बंदा यूट्यूब चैनल चलाता है, उन्होंने अपने पेट भी भरना है। अच्छा, वो कैप्शन ऊपर कुछ और लिख देंगे, रेशम ने ये कह दिया कि सैयद नूर ने मुझे बाहों बर्बाद कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह, ये मैंने कहा ही नहीं। मुझे ये सोशल मीडिया पे चीज़ें देख कर ना, क्योंकि हम जिस दौर में आए हैं ना, तब ऐसी चीज़ें होती नहीं थी। शाह जी, ये सियाको सबाक से हटके वायरल होने वाली कुछ चीजें जो आप तक पहुंचती हैं और बाज़ औक़ात फिर आपसे उस पे सवाल किए जाते हैं और बाज़ औक़ात आप दबे लफ्जों में कुछ बात कर भी जाते हैं, तो जो है ना साइमा शाह भी आपकी उतनी ही इज्जत करती हैं जितनी साइमा करती हैं। तो ये दोनों साइमाएं जो हैं वो हमेशा सलामत रहें और अच्छी अच्छी फिल्में जो हैं आप करते रहें। म्यूजिक की जो आपने अभी बात की, आप बड़ी अच्छी लिसनर हैं यस। और ये यही वजह थी कि फिर उसके बाद मैडम नूरजहां जी की गायकी के साथ बड़ा आपका एक साथ रहा, नुसरत फतेह अली खान साहब की गायकी के साथ, उस म्यूजिक के साथ बड़ा आप जुड़ी रही। मैं कहती हूँ कि मुझे स्कूल में बहुत पनिशमेंट मिलती थी। आई थिंक मैं ग्रेड 6-7 में थी और मैं वॉकमैन एक दिन लेगी साथ। 1% भी झूठी बात नहीं कहूँगी, अल्लाह देख रहा है। तो मैंने ना वो उनकी गज़लें माशाल्लाह से, तो वो मैं ना सुनती थी बहुत छोटी उम्र में। तो मैडम ने पकड़ लिया मुझे ग्राउंड में, मुझे तपती धूप, कड़क धूप, जो कड़कती धूप कहेंगे, जी जी, हाँ जी, कड़कती धूप में आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, वो नहीं, सही बात कह रही, चाहिए लफ्ज़ मैं भी गलत बोल सकती हूँ, इंसान हूँ। तड़पती धूप भी हो सकती, भड़कती धूप भी हो सकती, चमकती धूप भी हो सकती, तड़कती धूप, सड़कती धूप भी हो सकती। एक तो मेरे पुरानों अल्लाह ने जो आपका वो जो, और धूप की फैक्ट्री भी हो सकती है। यस। कुछ लोग हैं ना, वो उनके पास कोई काम नहीं नहीं होता। भाई, मुझे इतनी सजा मिली कि मैंने वॉकमैन ले जाना। एक दिन मैडम ने कहा तुम सुनते क्या हो इसमें? मैंने कहा मैडम जी मैं नूरजहां जी की गज़लें सुनती हूँ। अच्छा, और ये स्टूडेंट दौर की बात है। स्टूडेंट दौर की बात है, मैं छठी में 7वीं में पढ़ती थी। अच्छा, मेरी बाजी की दोस्ती नूरजहां जी से हो गई, उनके घर जाने लगी, उनके साथ हमारी खुशकिस्मती कि मेरी बहन खाने खाती थी और मैडम जी उनसे बहुत प्यार करना शुरू हो गए, शमीम जी, शमीम जी, शमीम जी। मैं कहती हूँ कि अदब जो है ना, बड़ी प्यारी चीज़ है। तो मुझे अल्लाह जन्नतों में घर करे नूरजहां जी का भी और ज़िले हुमा जी का भी। तो हुमा जी मुझे कहती थी रेशम, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में से। तो ये बात मुझे तभी समझ आ गई। तो नूरजहां जी की दोस्ती बाजी से हो गई। तो जब नूरजहां जी इस दुनिया से चली गई तो अच्छा, अल्लाह की तरफ से स्टूडियो बंद नहीं हुआ, चीज़ें शूटिंगें बंद नहीं हुई, तो मैं मैडम हुमा जी के घर चली गई रोती हुई, क्योंकि मुझे बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ कि मेरे मुल्क का इतना बड़ा नाम और इतनी प्यारी औरत, क्योंकि मुझे उनके साथ जो है शर्फ हासिल है। मुझे उनके साथ बैठ के छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में, यंग एज में मैंने खाने खाए हुए हैं, मैडम जी की बातें सुनी हुई हैं, मैडम जी की मतलब घंटों उनसे उनको देखा हुआ है करीब से। और उनको ना नूरजहां जी को अपनी पावर का नहीं पता था, पावर इस सेंस में मुझे अल्लाह ने कितना बड़ा नाम दिया और कितनी बड़ी इज्जत से मुझे नवाजा है। उनकी गज़ल बहुत सुनती थी। एक तो वो सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे क्या, मेरे लुत्फ़ वो इश्क में पाएंगे जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाएंगे जी जानता है। और तीसरी गज़ल तो मैं सदियों से सुन रही हूँ, सदियों से सुन रही हूँ, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। उसका एक शेर मुझे बड़ा पसंद है कि खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं, शहर भी अब तो नज़र आता है जंगल की तरह। ये तब कही हुई बात अगर अब देखें तो यकीन करें कि हकीकत नज़र आती है। तो ये सारा किस्सा सुनाने का मकसद ये था कि मुझे ज़िले हुमा जी ने बेटी बना लिया, मुझे उनकी बेटी की कुर्बत मिली, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, उनकी रहनुमाई मिली, माँ की कपड़े कैसे समेटने हैं, खाना कैसे किसी के लिए टेबल सजाते हैं, रख रखाव बेटा क्या होता है। तो वो बहुत सब कुछ मुझे हसीन तो वो बहुत थी माशाल्लाह। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो रही बात, अब नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने भी सुनते थे और कभी उनको करीब से देखेंगे ये कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो ये वो लोग हैं कि जिनकी अभी भी जब दिल भरता है और रात के किसी लम्हे, किसी पहर, जब कोई नहीं होता, सिर्फ तन्हाई होती है, तो ये जो रेशम है, साइमा है, जब आंखें भर आती हैं, जब हथेलियों पे आंसू गिर जाते हैं, तो मैडम जी की कोई गज़ल सुन लेती हूँ,
नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कोई अल्लाह जन्नतों में घर करे, दोनों का कव्वाली सुन लेती हूँ, कोई उनका नगमा सुनती हूँ, कोई उनका गाना सुनती हूँ, तो यकीन करे क्योंकि रोना जो है ना, ये बड़ी प्यारी चीज़ है। जब दिल भर आए तो रोएं। गोरा कहता है कि क्राइंग इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आपका जो मिजाज है, जितना मैं उससे वाकिफ हूँ, अच्छा मैं वाकिफ इसलिए हूँ कि मैंने कई साल रेशम जी को कवर किया है, क्योंकि मैं एक कई ईदें आपने मेरे कई साथ मनाई हैं। ईदें जो हैं और ख़ास तौर पे बड़ी ईद कुर्बान जो है, वो तो हमेशा दिन का आगाज़ ही इनके घर से ही होता है 15 साल और 15 साल से तकरीबन, और उसको हम जाके कवर भी करते हैं और दुआ से और ईद भी मिलते हैं, उसके अगले बाद साल ही फिर आयत से मिलते हैं, फिर अगले साल दुआ से और मिलते उसके हैं। बाद ये दुआ और आयत एक ही है। और फिर अभी वो मिलवाएंगे आपको थोड़ी देर बाद। नान, अंडा, चने भी हम खाते हैं, नाश्ता भी नाश्ता भी करते हैं, करते नाश्ता भी हैं। करते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसा आपका मिजाज है, जितनी आप बेबाक हैं, और कभी ऐसा हुआ कि खान साहब को या मैडम को आपने सामने बैठ के कह दिया कि मुझे ये सुनाएं? मैं सच्ची बात बताऊंगी, मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि बता नहीं सकती। फैसलाबाद में एक रात में नूरजहां जी और नुसरत फ़तेह अली खान, मैंने दोनों को एक रात में सुना। अच्छा, और वाह, मैं समझती हूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई खुशकिस्मत हो ही नहीं क्या सकता बात। कि आप अगर उस वक़्त मेरे पास करोड़ों रुपए भी होते और मैं खर्च भी करती, तो दोनों फ़नकारों को मैं मतलब कुछ दे के भी नहीं सुन सकती थी। बात ये है कि ये अल्लाह की तरफ से कि जो हमारा एक ताल्लुक़ था, एक वास्ता था। नूरजहां जी फैसलाबाद आई और हम नूरजहां जी के साथ नुसरत फ़तेह अली खान साहब के घर गए, तो मेरी बाजी साथ थी। तो खान साहब ने तब माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घर बनाया था फैसलाबाद में। तो वहाँ पे इनको मैंने उस रात सुना। तो यकीन करें लाइव सुनना इन दोनों को, उफ़! अनबिलीवेबल एक बात थी जो मेरे साथ हुई। और मैं ऐसे थी कि मैं अल्लाह तेरा कितना शुक्र अदा करूँ कि मैंने इन 2 फ़नकारों को मतलब करीब से देखा है। अच्छा, नहीं तो बातें ये तो की कंटिन्यूटी रही आपकी ज़िंदगी में। फिर बाद में मैं बनी, वाकया बताता बाद हूँ में ना, बनी। एक हाँ, वाकया मैं बता दूँ थोड़ा-सा, आपको याद करा दूँ। चंद साल पहले आपने कहा जी कि राहत फ़तेह अली खान साहब को लाइव सुनना है, तो इत्तेफ़ाक से 2 दिन बाद ही बन गया और आप अकेली बैठ के सुन रही हैं। याद है, पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ? मैं झोली उठा के भी राहत जी को, राहत फ़तेह अली खान साहब को दुआएँ दूँ तो इतनी ही कम है। मैंने इतना बाअदब इंसान और इतना बाअदब सिंगर, जिसको पूरी दुनिया में अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी हो, राहत फ़तेह अली खान बनाया हो, हमसाया मुल्क में क्या, पूरी दुनिया में वो इतने आजिज़ हैं। और मुझे उनकी आजिज़ी इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो रहती दुनिया तक जिएँ, मेरी ढेरों दुआएँ हैं इनके लिए। और मैं उनको लाइव सुनना मेरी मेरी खुशकिस्मती है। उनको करीब से देखना मेरी खुशकिस्मती, उनकी फ़ैमिली, उनके बच्चे, उनके साथ बेहद ज़िंदगी में अच्छा वक़्त गुज़रा और उन्होंने बेहद हमेशा इज़्ज़त दी। उनकी जो मोहब्बत है, जो उनकी इज़्ज़त देना है, उनकी फ़ैमिली, हर पूरी फ़ैमिली का मैं शुक्रिया अदा करना भी चाहूँ तो यकीन करें, नहीं भाई, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। मैं फिर अगेन वही कहूँगी कि मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ क्योंकि मुझे फ़नकारों की रहनुमाई, प्यार मुझे बहुत मिला है। अच्छा, ये जो है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। देखिए, एक बंदा पता नहीं कितने पैसे लेता हो, राहत फ़तेह अली खान जिसका नाम हो, और मेरे घर में शाम कलंदर, बिल्कुल। जब भी मैंने उनको कहा कि राहत जी, उन्होंने कहा जी रेशम जी, और मतलब 1 रुपए की उसने बात ना की हो। मैं कहती हूँ उस बंदे का इतना बड़ा दिल है कि ये जो मेरी झोली है ना, ये उठाकर उनको दुआएँ दूँ तो मैं तो उनका देना ही नहीं दे सकती, जितनी ज़िंदगी में उन्होंने इज़्ज़त दी है। और उन्होंने हमेशा शाम कलंदर की, क्या बात! क्या बात! आप इस बात के गवाह हैं। बिल्कुल, मैं मौजूद रहा कई उन महफ़िलों में और उन शामों में, और बिल्कुल फ़ेस ऑफ़ पाकिस्तान है उस्ताद राहत ये फ़तेह मैं अली खान। सबके सामने शुक्रिया अदा आरएनएन के ज़रिए इसलिए ये बात कर रही हूँ कि जितने लोगों तक पहुँचेगी कि पता चलना चाहिए कि फ़नकारों के आपस में ताल्लुकात कैसे होते हैं। फ़नकार एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं और फ़नकारों में कितनी मोहब्बत होती है और बड़ा ताल्लुक़ होता है फ़नकारों का। तो शायद ये लोग ये भी सोचते हैं कि पता नहीं इदां ते मिलते नहीं, शबरातां ते मिलते नहीं। तो मैंने इसलिए सारा ये बताया अच्छा आज। रेशम जी, ये शामें तो हम डिस्कस कर रहे हैं। हुँ। वो शाम कब आएगी कि जब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का गाना भी होगा और आपकी रुख़्सती भी होगी? उस शाम का ना बहुत लोग पूछते हैं, और बड़ा जो है ना, जब कोई इंटरव्यूअर ये बात नहीं करता आपसे तो फिर गिला भी आता है कि ये तो असल बात करने वाली थी। तो हमें कोई डेट ही दे दें, आपकी मेहरबानी। ये वही एक टिपिकल बात है जो कि सदियों से होती चली आ रही है और वही मुझे करनी भी पड़ेगी
क्योंकि नई बात मैं कर नहीं सकती। ये जो वक़्त है, ये जो नसीब है, नसीब की बात है कि जो रिश्ते हैं वो आपको पता है कि कौन जोड़ता है? मेरा रब, मेरा रब। ये पता नहीं किस वक़्त देखिए देर देर हो गई है, देर हो गई है, उसमें देर क्यों है? मेरी तो हैसियत नहीं, मेरी औकात नहीं, कि मैं ऐसे गर्दन उठाकर ऊपर अल्लाह से ये भी कहूँ, कि या अल्लाह मेरा ब्याह नहीं होया। मेरे मुल्क में मेरे प्यारी बहनें, मेरी प्यारी बेटियाँ लाखों, लाखों की तादाद में बैठी हैं, जिनके लिए इतनी दुआ है कि सबसे पहले अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और उनके सदक़े में मेरे नसीब अच्छे करे। नहीं भाई, जिस दौर में हम साँस ले रहे हैं ना, हम जी रहे हैं ना इस वक़्त, अगर आप इर्द-गिर्द देखें तो शादियाँ बहुत तेज़ी से टूट रही हैं और आगे शादियाँ हो नहीं रही, रिश्ते हो नहीं रहे। उसकी रीज़न ये है कि लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। लोगों को आज़ादी बड़ी पसंद है, आज़ाद रहना चाहते हैं और जब हमें सोच समझ आई तो हमने क्या देखा कि हमारी जो माएँ हैं वो निभा रही हैं, वो 8-8 7-7 बच्चे भी पाल रही हैं। कभी डिप्रेशन का नाम नहीं सुना था। तो वो औरतें भी आना बंद हो गई, वो लोग ही आना मुझे लगता है बंद हो गए। तो ये एक नई चीज़ शुरू होगी जो कि मेरे ख़्याल में ये किसी अच्छी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। देखिए, अल्लाह पाक को जितने मियाँ-बीवी पसंद है, ये बात भी मैं बहुत हज़ारों बार कर चुकी हूँ। दुनिया में पहला रिश्ता ही मियाँ-बीवी का बना और सबसे ज़्यादा आयतें भी इस रिश्ते पे उतरी और मैं इस वक़्त यहाँ आके फ़ेल हो जाती हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरा ना वो मुँह है, ना शक्ल है, ना वो अक्ल है कि मैं अल्लाह से ये कह सकूँ, "ऐ रब्बा तू मेरा ब्याह नहीं कीता।" नहीं, यानी अल्लाह ने कोई और भी काम लेने होंगे और पता नहीं ये जब उसने कुन कहना है ना, ये तब होना है। खूबसूरत हैं, वर्सटाइल हैं, आलीशान लाइफ़स्टाइल है, हुँ। रिश्ते तो आते होंगे। ट्रिब्यूट टू सोहेल वड़ाइच साहब, हुँ, रिश्ते तो आते होंगे। रिश्ते क्या आने हैं? जो आए वो तो डिस्कस करें, क्या हो गया है? इतना शर्मा क्यों रही हो दुल्हन? किन्ने किया ਤੁਹਾਨੂੰ शर्मा रही हूँ मैं? हाँ, वो जो आए हैं वो तो हम डिस्कस करें अच्छा ना वो हमसे। रिश्ते पता क्या है? किस तरह के आए, जो पसंद ना आए? नहीं, इतने कोई ख़ास रिश्ते नहीं आए, मैं अभी झूठ बोलूँ जो मेरे लिए रिश्ते आए या फिर आए होंगे मुझ तक पहुँचे नहीं हैं होंगे। अब यहाँ पे जो एक औरत है ना जो कमांडिंग है, जो कि छोटी उम्र से घर सँभाल ले और वो मतलब खुद मुख्तार है और वो सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड जो होना जो बहुत बड़ी बात होती है, किसी के आगे ये ना करना। तो वो लोग जो हैं शायद मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग है, शायद डरते हैं या क्या है। मेरे ख़्याल में मुझसे ज़्यादा केयरिंग और लविंग मुझे तो लगता है कोई हो ही नहीं सकता। अगर मेरी शादी हो, खाना मैंने अपने शौहर को देना है, नाश्ता मैंने उसको बना के देना है, जूते उसके मैंने पॉलिश करने हैं, कपड़े उसके मैंने प्रेस करने हैं। तो मुझे अब ये बताएँ, वो कितना खुशकिस्मत होगा। मेन्यू आ गया है, अब आपको समझ आ गई और सब लोग? बाकी का ये करें कि आरएनएन के ज़रिए जो है, जी, इस चैनल के ज़रिए मेरा रिश्ता तलाश करें। जी। तो फिर तो हाँ, इस साल हो जाना, हो जाना। हो जाना। भाईजान तुसी रिश्ता नहीं ला पर मेरे नहीं, फिर वास्ते। तो इस साल हो जाना। अच्छा ये बताएँ कि करियर जो है हुँ। वो कहाँ है इस वक़्त? और प्रोजेक्ट्स किस तरह के कर रही हैं? और चूज़ी हो गई हैं पहले से ज़्यादा जब काम आप में? बहुत ज़्यादा काम करते हैं और यंग एज से छोटी उम्र से करते हैं, सभी को पता है कि मैंने छोटी उम्र से किया एक्स्ट्रा, फिर टेलीविज़न में हीरोइन, फिर फ़िल्म। तो वो एक आप शुरू में इतना दिन-रात क्योंकि आप में ना इतनी एनर्जी होती है कि आप 20-20 घंटे नहीं सोते, 25-25 घंटे नहीं सोते और मैंने 3-3 दिन सोए बगैर भी काम किया, 1-1 घंटा सो के। जब इतना ज़्यादा काम करते तो एक पॉइंट पे आके फिर आप कहते हैं कि नहीं, अब ये करना, अब ये नहीं करना। अब आके मुझे थोड़े से डार्क डार्क कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं। मुझे हर चीज़ अच्छी नहीं लगती, हर स्क्रिप्ट मैं नहीं करती। अब क्योंकि अब सीरियल बनता है तो उनको 60-70 डेज़ चाहिए होते हैं और मेरे लिए एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं घर से आपके 20-20 दिन के 3 स्पेल होते हैं या आई थिंक 2 एंड हाफ स्पेल्स होते हैं या 3 होते हैं। अगर मैं 20 दिन के लिए गायब होंगी ना और मैं 20 दिन के बाद घर आऊँगी तो मुझे मार पड़ेगी, मुझे जूते पड़ेंगे और किससे पड़ेंगे? वो जो मेरी छोटी-सी, नन्ही-सी, प्यारी-सी बेटी है ना, जो मेरी नीस है ना, वो कहती है तुम कहाँ चली गई हो? मैं पीछे यूरोप गई थी, चैरिटी इवेंट्स के लिए शौकत खानम के लिए। तो मैं जब वापस आई, तो वो तो लिपट के अपनी अम्मी से भी इतना रोई और मेरे साथ भी कि तुम कहाँ चली गई थी? और मैंने कहा मैं अच्छे काम के लिए गई थी बेटा,
आपको पता है कि शौकत खानम ये करता है, कैंसर के पेशेंट्स का इलाज करता है। और मैं पहली बार गई 6 मुल्कों में, पहली बार ऐसा हुआ, मैंने एंजॉय भी किया और एक अच्छी फील भी आई क्योंकि अच्छी कॉज के लिए गई थी, वहाँ लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो नहीं भाई मेरे लिए उसको छोड़ के जाना, उससे गायब होना ना, अब मैं सोच रही हूँ कि जब उसकी छुट्टियाँ होंगी, जो 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, तो मैं उसमें कोई प्रोजेक्ट जो है वो ले लूँगी, पकड़ लूँगी, वो कर सकूँगी क्योंकि वो ना पहले छोटी थी, तो वो जब इवन मैं घर से बाहर को शूट के लिए, मॉडलिंग के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए जाती थी, तो मेरे रूम आके चेक करती थी, मिमी कहाँ है? मिमी कहाँ है? और वो रोना शुरू कर देती थी। अब वो बड़ी हो रही है, मतलब नाउ शी इज़ ग्रोइंग अप, तो अब वो थोड़ा अंडरस्टैंड करती है कि मिमी काम करने जाती है, मिमी थोड़े पैसे कमाने जाती है, तो अब वो थोड़ी-सी अंडरस्टैंड करती है चीज़ों अच्छा, को। ये मौला जट का बड़ा इंतजार था लोगों को, हुँ, और मुझे भी बड़ा इंतजार था, हुँ, और ज्यादा मुझे तो अट्रैक्शन ये थी कि आपका उसमें एक रोल था। तो मैं ARY की सारी वो होशियारियां की टीम के साथ हम फिल्म देखने चले गए, होस्ट हारून कैमियो था मेरा। मिर्जा और सारे। तो क्यू सिनेमा में हम फिल्म देखने चले गए, तो वो स्टार्ट हुई फिल्म, थोड़ी देर के बाद जो है वो आपको मार दिया जाता है। तो वो, और हम लोग उठ के चले गए, 2-3 लोग कम से कम ना। मैंने कहा तो आपका काम खत्म हो गया, तो आप किसको बंदे डाल के सुलह ही कर लेती, को आधी फिल्म तक जिंदा रह लेती, तो हम थोड़ी फिल्म तो देख लेते। अच्छा, फिल्म जब सुपर हिट होके रिलीज़ हो गई, तो मैंने बिलाल लाशारी से कहा कि, मैंने कहा बिलाल एक बात को बुरा ना मानिए, कहते जी, जी कहें, बड़ा बाअदब इंसान है, बड़ा बाअदब लड़का। मैंने कहा वैसे मुझे समझ नहीं आई कि जिन लोगों को काम करना आता है, और अगर आप पूरी दुनिया में देखें, आप हिंदुस्तान में देखें और आप हॉलीवुड में देखें, आज तक वही लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, नईम भाई, जिनको काम करना आता है, जिनको काम करना आता है। पुराने जितने भी उनके पुराने आर्टिस्ट हैं आज वही नज़र आएंगे। हॉलीवुड के और बॉलीवुड के ले लें, शाहरुख परफॉर्म करता नज़र आएगा स्टेज पे, माधुरी नाचती आएगी, नए लोग आपको बहुत कम परफॉर्म करते हुए आएंगे नज़र, लेकिन उनकी ज़्यादातर प्रायोरिटी होती है कि अपने सीनियर्स को सामने रखना। मैंने कहा मुझे तो काम भी आता था, तो मुझे सैती वाला रोल दे देते। तो वो कहते मेरे ज़हन में नहीं आया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। नहीं आती तो उनकी याद महीनों तक नहीं आती, मगर हुँ, जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। मैंने आपको कभी किचन में घुसते देखा नहीं, कभी हांडी को हाथ लगाते नहीं देखा, मगर हुँ। जब पकानी शुरू की तो फिर सैकड़ों लोगों की जो है ना वो हांडी आपने पकानी शुरू कर दी। ये क्या माजरा है? ये माजरा ये है कि ये चीज़ें तो हो रही थी, ये काफ़ी सालों से हो रही थी, बट मैं कहीं से बनवा के घर में सारा दुआ करवा के, तो अल्लाह की राह में जो अल्लाह के जो भी लोग हैं उनमें ये मैं तकसीम करती थी और कहती थी कि या अल्लाह कबूल कर लेना, तेरी राह में लंगर दिया है। तो शुरू से ये जहन में था कि अभी भी है, मुझे अभी भी लगता है कि शायद मैं ये घर ना बनाती, क्योंकि ये घर आज से 30-40 साल के बाद मेरे पास नहीं होगा। ये गाड़ी टूट जाएगी, टुकड़े हो जाएगी, घर किसी और का होगा, 50 साल के बाद कोई और रह रहा होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने 50 साल तो बहुत ज़्यादा लंबी बात कर दी। तो मुझे फ़ील अब आके होता है कि ये जो है ना, इस घर बनाने की जगह मैं कुछ और नेक काम कर सकती थी, मैं और भी नेकियां समेट सकती थी। खैर ये काम तो बहुत अरसे से खैर का चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। मेरे जो सईदी भाई हैं, मेरे जो बुजुर्ग हैं, मुझे कब से कह रहे थे कि बहन अब आप ना घर से बना के दें, घर की आंच पे ओके। आने वाली मुसीबत परेशानी बीमारी दूर होती है। बहुत सारे लोग हैं, मेरा तो इतना सा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो घर में बनाते नहीं, हैं। आप तो रात रात भर जाके वो शानी भाई के साथ वो शॉपिंग कर रही होती, सब्जियां, टमाटर, आलू, प्याज, ये खुद जाके करती हैं। हाँ, मीट आप की टमाटर, खरीदारी, चिकन प्याज की मुझे खरीदारी और अभी सारा। जो मैंने ये परसों घर के लिए लहसुन लाई हूँ 1 किलो 800 रुपए का मिला। मुझसे रेट पूछ लें आप। मुझे पूरी ज़िंदगी ना टमाटर, ना लहसुन, अदरक किसी का रेट पता ही नहीं था। वो बहनें बताती थी तो मैं कहती थी अच्छा है रेट हो गया, अच्छा, अच्छा। मैं अब एक-एक चीज़ खुद खरीदती हूँ, गाड़ी है, पूरा घर लगता है, मेरा ब्रदर इन लॉ अल्लाह ज़िंदगी दे परवरदिगार उसे। हो जाता है चीज़ें, हम 3 दिन की प्रिपरेशन होती है, चौथे दिन पकता है, फिर हम तक़सीम करते हैं। मेरी ख़्वाहिश थी, मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा। 300 बंदे से शुरू किया, साथ ही मैंने अगले दिन 400 का और 500 का। मैंने कहा कि जी बात ये कि सिर्फ लहसुन, अदरक, टमाटरों की पेस्ट मैं डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, हल्दी, मिर्च वगैरह मसाले थोड़े मैं डालती हूँ, बैलेंस करके। उसमें आपके पास ये होता है कि अगर नमक कम है तो आप फिर जब खाना मतलब बन रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, तो आप नमक पूरा कर सकते हैं। अगर मिर्च कम है तो मिर्च भी कर सकते हैं। अंदाज़े से मैं बनाती गई, तो मेरी क्योंकि शायद
तो नहीं, पता नहीं यकीनन नीयत अच्छी थी, तो अल्लाह ने वो कहते बाँह फाड़ ली। शुरू में सारे लोगों ने, एक ने भी नहीं, सब लोगों ने कहा कि भई बनवाती किसी और से दिखावा करती है। मैंने क्या किया, मैंने अपना मटन डाला, मिर्च डाली, पानी डाला, सब मैं मतलब जितने भी मसाले वगैरह थे, मैं वीडियो जब बनाती थी, तो वो सब उनके सामने करती थी कि ये कोई नहीं बना रहा है, ये मैं बना रही हूँ। अब क्योंकि 6 साल हो गए, अब लोगों को यकीन आ गया कि ये खुद ही बना रही है। ये बात मुझे शबाना आज़मी जी ने कही थी, फ़ातिमा ईद के लिए जब आई थी पाकिस्तान, तो मैं फ़ातिमा ईद के लिए बहुत सारा काम कर चुकी हूँ। मुझे कहती थी कि शुरू में रेशम लोग तुम्हें शक की नज़र से देखेंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा होगा कि उनका जो शक है, वो यकीन में तब्दील हो जाएगा। तो बात ये है कि कोई यकीन करे, ना करे, सिर्फ़ ऊपर वाली ज़ात को मैं जवाबदेह हूँ और बात ये है कि उसकी अमानत हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने ताने कसे, बातें कसी। मेरी नीयत क्या है, मेरा इश्क उससे क्या है, इस लंगर के साथ मेरी क्या मतलब मेरा मेरी मेरी जो एक नीयत है, एक मेरी वाबस्तगी है, मैं तो वो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। हाँ, मेरा इश्क है ये। वो जब तक ज़िंदा हूँ मैं बनाऊँगी, मैं अपने हाथों से बनाऊँगी। और मैं जब साँस नहीं आता ना बाहर, पंखा भी नहीं होता, 10 मुहर्रम, मैं 10 दिन वो रोज़ बनाती हूँ। 2-3 बार मैं खुदा की कसम बेहोश होने लगी थी। मैंने 3-4 गिलास पानी के पिए, मुझे ऐसे लगा था पानी मतलब वॉमिट कर दूँगी, एकदम इतना पानी भी नहीं पी सकते ना। तो वो जो आग इतनी जब भड़क रही होती है, तो अग दा जेड़ा भांबड़ होंदा है ना, इतनी ढेर सारी लकड़ियाँ जला के हम पकाते हैं। क्योंकि मैं गैस पे नहीं पका सकती, मैं गैस पे पकाऊँगी तो मुझे लाखों रुपए का बिल आएगा, तो मैं ये चीज़ अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती। यानी कि बड़ा यूनिक ये एक आर्ट है। अब तो ये है कि 400 लोगों की बारात जब आएगी, तो नहीं, हांडी आप खुद पकाएँगी, 5 ये ये 500 बारात के लिए। ये 500 से ऊपर बंदे का बनता मुझे पता है, है। ये तो आप अब आपने तो आँखों से देखा नहीं है क्या? मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है सारा सीन। मिस करती हैं किसी को ज़िंदगी में? हाँ, हाँ। ईद पे करती हूँ, सॉरी सॉरी, ईद पे ज़्यादा करती हूँ, ज़्यादा ईद पे होता है, क्योंकि जो लोग बिछड़ जाते हैं, जो लोग चले जाते हैं, वो एक्चुअली जाते नहीं है ना, वो यहाँ दिल के कोने खुदरे में कहीं छुप के बैठ जाते हैं, उनकी यादें यहाँ पे होती हैं, वो दिल दिमाग में वो रहते हैं। अरे वो बहुत सताते हैं, वो इतना सताते हैं कि वो बस, वो जब ईद आती है तो फिर आप उनको मिस करते हैं कि अच्छा भाई ऊपर है, अम्मी अब्बू ऊपर है, तो वो फिर उनके नाम का भी सदका खैरात करती हूँ और मतलब देती अल्लाह की राह में हूँ, सवाब फिर उनके लिए अल्लाह से माँगती हूँ कि जैसे मैंने कोई भी चीज़ दे दी खाने पीने की, या कोई भी चीज़ आटा, घी, चावल, चीनी, मैं कहती हूँ अल्लाह जो तेरी राह में दिया मेरे माँ-बाप और मेरे भाई को सवाब देना। तो यही है कि शायद वो भी मुझसे कहीं खुश हो जाएँ। वो कहेंगे लोकां से कर दी साढ़े ऐसे कुछ भी नहीं किया। मेरा बस उनको मिस करती हूँ। अच्छा, एक बात मैं पहले भी करना चाह रहा था जब राहत साहब का ज़िक्र हो रहा था और हुँ, आपके हुमा जी का ज़िक्र हो रहा था, तो आपके यहाँ मेरा ख़्याल सबसे ज़्यादा जो आपके पाए की सेलिब्रिटीज़ हैं, आपसे उनका मिलना-जुलना है। कराची से आ जाए, कोई दूसरी कंट्री से आ जाए, दूसरे शहर से आ जाए, वो पहले दिन ही तो दूसरे दिन आपके साथ अ, वो पाया जा रहा होता है। वो इसलिए कि आज डिजिटल मीडिया का दौर है, तो वो छुपता नहीं है। तो इसकी कोई वजह मैं नाम अब ले लेता हूँ, जैसे एहसन खान हैं, हुमायूं सईद हैं, अली ज़फ़र हैं, और उससे पहले राहत फ़तेह अली खान हैं, और पीछे इंडिया से वो मुमताज़ बेगम आई थीं। तो ये जो है सदा आप देती हैं कि सबसे पहले जब फ्लाइट उतरती है तो राब्ता ही आपसे होता है कि या आपका घर एयरपोर्ट के करीब है? उन्हें कहा फटाफट उतर के पहले इधरों पानी पी लो। एहसन खान का नाम लिया आपने, तो सबसे ज़्यादा जो खुशी और डांस किया था ना मैंने एहसन खान की शादी पे किया। मेरा दुनिया का प्यारा दोस्त है वो, अल्लाह रहती दुनिया तक जिए। बाकी लोगों के नाम लिए, तो राहत जी से अब थोड़ी मुलाकातें कम होती हैं क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है, मैंने कभी लोगों का पीछा नहीं किया दोस्तों का, जो जिस वक़्त मिल ले, ठीक है मिल लें। क्योंकि कहा ना ये जो दौर है बड़ा तेज़ी का दौर है, तो लोग अक्सर आपको याद भी नहीं रहते। तो मैं कहती हूँ कि जहाँ रहें, खुश रहें, कामयाबी अल्लाह इनको दे राहत जी को। तो हुमायूं से बहुत दोस्ती है, हुमायूं से मेरी। जब लाहौर आता है, तो उससे मुलाकात होती है, तभी उससे मुलाकात हुई मेरी, उसकी वो मंटो सीरियल के लिए वो आए हुए थे, पूरा पूरा महीना यहाँ लाहौर रह के गए। तो आई थिंक जो वाइब्स है ना, वाइब्स, ये इंसान को जब किसी से आती है ना, ये आपको बंदे का सब कुछ बता देती हैं कि ये बंदा जेन्युइन है,
नहीं है, खालिस है, नहीं है। शायद नहीं, यकीनन मैं खालिस हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, तो लोग उनको पता है कि इसके घर जाएँगे। मेरे घर जो भी आता है ना, मेरे पास इतना प्यार होता है उनको देने के लिए, इतना वो ख़त्म ही नहीं होता, इतनी इज़्ज़त होती है। और मैंने देखा है कि लोग चाहत से किसी को बुलाते ही नहीं। मेरे पास प्यार, मोहब्बत, ये चाहत ही तो है जो उन्हें, इन तमाम लोगों को मेरे घर खींच लाती है। मेरे पास तुम हो में हुमायूं सईद वो एंड पे मरने के बाद जो पहली दफा जिंदा हुआ स्क्रीन पे, वो आपके घर पे हुआ। वो आपके घर ही मैंने थे उससे ना मिन्नता एक और मैंने किया उनके साथ वो मैंने आपको कॉल की इंटरव्यू। कि मैंने यस, कहा नहीं भाई, आपने कहा मैंने इंटरव्यू करना है रेशम बहन, तो मैंने कहा आप आ जाएं, वो आ रहा है। आपने कहा वाकई? अच्छा, वो ना कहीं और किसी बड़े फनकार और भी बड़े आर्टिस्ट के घर किसी बच्चे ने उसके मिलना था। तो मेरी जो दुआ है ना, अब वो थी उस वक्त आई थिंक 3.5 years की। तो उसने मुझे कहा मिमी मेरे पास तो मेरे पास तुम। सॉन्ग, यस, वो राहत जी का सॉन्ग मुझे इतना याद हो गया कि शुरू में तो मैं सुन के रोती थी। फिर मैं उसके साथ गाड़ी में ना, मेरे पास तुम सॉन्ग, तो उसको नहीं, दुआ को पता था कि राहत फ़तेह अली खान। जब बड़ी हुई तो मैंने कहा ये बहुत प्यारे इंसान है, बड़े अच्छे। अच्छा, आप जानती हैं इनको? मैंने उनकी राहत जी से बात भी कराई। मैंने हुमायूं से कहा, हुमायूं माय नीस इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू, मेरी रिक्वेस्ट है। कहता यार ये क्या बात हुई, मैं अभी आ रहा हूँ, मैंने जाना था कि मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं आपके घर आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ मैं। वो आ गया, उसने इसको गोद में लिया, दुआ को। दुआ उसको ना ऐसे देख, ये तो वही टीवी से निकल के कैसे आ गया बाहर। बच्चों का तो यही कॉन्सेप्ट होता है ना। उसे दुआ को हक किया, दुआ को गाना गा के सुनाया। तो अभी फिर ये लास्ट ईयर इसकी बर्थडे थी, तो लाहौर में था हुमायूं। मैंने कहा हुमायूं आओगे? आया मेरे पास, चाय पी कर गया। मैंने कहा मैंने दुआ, कहते ये तो बड़ी होगी माशाल्लाह से। तो अब ये शर्माए। मैंने दुआ को उसकी पुरानी वीडियो दिखाई जिसमें कह ली मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो। तो बड़ा खुश हुआ हुमायूं उसको मिलके। दुआ का जितना जिक्र शो में हुआ है, थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है मुझे इनवाइट करना पड़ेगा दुआ को अभी शो में, थोड़ी, अगर आप इजाजत देंगी तो। मेरी क्या इजाज़त, अच्छा। आप हुक्म कर। अच्छा, उसमें ये है कि दुआ से पहले एक दो चीजें आपसे डिस्कस करनी है कि एक दौर तक और अभी तक बॉलीवुड का बुखार जो है बहुत ज्यादा रहता है हमारे आर्टिस्टों में, खास तौर पे। आपने एक पीस प्रोजेक्ट भी किया उर्मिला मंटोलकर के साथ, वो तजुर्बा कैसा रहा? और इंडिया से आपको कभी ऑफर हुई काम की? किस तरह की ऑफर थी? उसको कितना संजीदा लिया, नहीं लिया? और कभी काम करने का मौका मिला? और ये जो आपने उर्मिला के साथ प्रोजेक्ट किया था, ये किस लेवल का प्रोजेक्ट? उस वक्त जब उर्मिला जी के साथ मैंने ये प्रोजेक्ट किया था प्रमोटिंग पीस, तब वाकई दो मुल्क चाहते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो जितना फासला हो गया ना, ये कभी एक हो नहीं सकते, क्योंकि जितनी कदूरतें हैं लोगों के दिलों, मतलब हुकूमतों के शायद। जी सिने वगैरह में तो आपको इनवाइट किया जाता रहा है ना? मैं अवार्ड्स में गई थी ना। जी सिने अवार्ड्स जो इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड्स हैं बॉलीवुड के। वो है आपके पास, वीडियो है आपके पास जिसमें शाहरुख जी, के एग्जैक्टली। साथ मैं खड़ी हूँ। मैंने सैफ अली को, आप दिखाइएगा लोगों को, सैफ अली को मैंने सपोर्टिंग एक्टर का कल होना होगा अवार्ड दिया था। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। दो मुल्क साथ थे। उमर शरीफ साहब ने परफॉर्म किया था इसी वाले अल्लाह में। अल्लाह जन्नतों में घर करे उमर भाई का। अ, जब आप उमर शरीफ का जिक्र करते हैं तो यकीन करें मुझे बहुत प्यार दिया उस बंदे ने। अल्लाह करवट करवट जन्नत में जगह दे उमर शरीफ को। माँ ने एक ही पैदा किया था उमर शरीफ, यकीन करें उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उमर भाई मेरे साथ बैक स्टेज भी थे, और शुरू से अगर शोबिज़ में किसी को बहन और बेटी कहते थे तो आपको पता है वो मुझे कहते थे। तो मेरा बहुत आना जाना, तो वहाँ पे जो मैंने लोगों को देखा कि मैं सबको देख रही हूँ, मैं तो पहली वो इंटरेक्शन थी ना। और उमर शरीफ यकीन करें, शाहरुख ज़मीन पे ऐसे लेट गया उनके, सलमान खान घुटने। मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे मुल्क का जो इतना बड़ा फ़नकार है, शायद जिसको हम इतना मतलब नॉर्मल लेते हैं, उसको अमिताभ बच्चन की तबीयत ख़राब थी। उन्होंने कहा मेरी फ़्लाइट जो है डिले करा दो। शो के बाद फ़ौरन वहाँ से 1.5 आवर की तो फ़्लाइट है मुंबई की, 2 घंटे की। तो वो उसने कहा मैं नहीं जा रहा। ये मैंने दुबई वाला जी सिने हाँ, थे, हाँ, लंदन वाला? नहीं दुबई वाला। दुबई वाला था। उन्होंने कहा कि मैंने पूरा एक्ट जो है उमर शरीफ का देख के जाना। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा। मैं कहती हूँ इतनी क्रेजी फ़ैन फॉलोइंग मैंने अगर किसी की हिंदुस्तान में देखी तो उमर शरीफ के अलावा मैंने किसी की नहीं देखी। और रही बात मुझे ऑफ़र जो है, हाँ बात चल रही थी फ़िल्म की, वो हुई नहीं
क्योंकि दो मुल्कों के आपको पता ताल्लुकात कभी थोड़े से बेहतर होते हैं, ज़्यादातर बिगड़े रहते हैं। तो इसलिए फिर वो मुझे लगता था कि वहाँ का प्रोजेक्ट करना जो है, जब मैं अपने मुल्क को देखती हूँ, जब मैं सरहदों को देखती हूँ, आने वाली गोली जब लगती है मेरे फौजी भाइयों को, तो हालाँकि फ़नकार जो है वो फ़ासलों पे यकीन नहीं रखता। तो मुझे फिर ना, मैं जब अपने मुल्क को देखती हूँ तो मुझे फिर अपना मुल्क पहले अज़ीज़ है। मुझे मेरे भाई पहले अज़ीज़ है। ये जो आपकी हम पल्ला हीरोइंस हैं, उनसे रवाबत रहते हैं कभी? कभी फ़ोन-शोन आता रहता है? या एक काम ना करते हुए भी एक जेलसी की फ़िज़ा बदस्तूर कायम है? क्योंकि नहीं, ईद का मौका है, अच्छा तो सब लोग इसलिए मैंने कहा ज़रा दिल की बातें करते नहीं, हैं खुल के। अब सारे लोग मैच्योर हो गए। ये करियर की ना इनिशियल स्टेज पे होता है कि वहाँ जेलसी भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, उधर भी होती होगी। लेकिन अगर आप कहें कि मेरी किसी से राब्ते में मैं रहती हूँ तो वो मुमताज़ जी हैं। अभी मेरी महीना पहले उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, अरे रेशम जी, मैं कहती हूँ इतना प्यार करने वाली औरत मैंने देखी नहीं जो मुमताज़ जी हैं। तो जिस चाहत से, जिस मोहब्बत से वो नाम पुकारती हैं, तो मेरी उनसे बात हुई। मैं जब भी आऊँगी पाकिस्तान में फिर मिलूँगी आपसे, या आप लंदन आए तो मेरे पास रुकिएगा। पाकिस्तानी हीरोइन्स, हम पल्ला, कोलीग्स, ईद मुबारक, नहीं, सुबह-सुबह गुड मॉर्निंग, फूलों वाला मैसेज, लव यू टू, नहीं, नहीं भाईजान नहीं, कुछ नहीं? झूठ है। सब लोग अपने घरों में शादियाँ हो गई, अल्लाह पाक इन सबको खुश रखे। नहीं है अपनायत इन लोगों में, वो अपने घरों में शायद मसरूफ़ हैं। मैं कुछ जैसे मैं नोमी भाई हैं, नुमान इजाज़ से मेरा बहुत प्यारे भाई हैं वो मेरे। एहसन खान वाहिद आर्टिस्ट है जिसने मुझे ईद मुबारक कहना होता है, और हम फिर ईद पे मिलते भी हैं। जब अपनी फैमिली लाहौर लेके आता है तो हमारी मुलाकात होती है, वो मेरा खाना करेगा, मैं उसका करूँगी। बा ख़वातीन कोलीग्स की बात कर रहा हूँ मिस, ख़वातीन कोलीग्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अब तो कौन सा यहाँ फिल्मों की भरमार है, अब तो सिनेमे खाली पड़े हुए हैं, वो फिल्मां उड़ीक रहे होंगे ने, फिल्म आ कोई नहीं रही होंदी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो मुझे लेग पुलिंग नहीं है, अब तो लेग पुलिंग नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ आज डिस्कस करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन से भी, कि वो मुझे शेर याद आ रहा है कि खंजर किसी पर चले, दर्द हमें होता है कतील, क्या सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। हुँ। कि मैं रीमा का किसका जिक्र चेहरा करता हूं, मैं रीमा जी, प्लीज प्लीज। किसका चेहरा कतील पढ़ते हम, लोग ओढ़े हुए नकाब मिले, बात है कि आप किसी का भी नाम ले लें। मैं एक वाकया शेयर करना जी, चाहता हूँ, जी, प्लीज़। मैं आपको याद जी, दिलाना प्लीज़। चाहता हूं। अभी जो है ना वो नासिर अदीब साहब ने रीमा के हवाले से कोई नेगेटिविटी एक इंटरव्यू में कर दी। अब नासिर अदीब सैकड़ों फिल्मों के राइटर और एक इतना बड़ा नाम, अब उन्होंने वो गुफ्तगू सारी वहां पे कर दी। और मुझे जो पहली कॉल आई उस पॉडकास्ट के बाद, वो रेशम की कॉल आई और इन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत तकलीफदेह बात है, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए और आप नासिर साहब को फोन करें। और मैं भी उनको फोन करके उन्हें कहती हूँ कि सर ये मुनासिब चीज नहीं है। बावजूद इसके जो मैं अभी पूछना चाह रहा था, सबसे पहली कॉल रीमा जी मुझे रेशम ने की और वो एक मुज़म्मती कॉल थी। और उसके बाद मैंने खुद भी उसको कंडेम्प्ट किया। मेरे फोन में वो पूरी एक नज़म है जो हमने दोनों ने रात को शेयर भी की, जो आपकी सॉलिडेरिटी के लिए लिखी। तो आपको इस हवाले से गिले शिकवे करने चाहिए उन लोगों के साथ जो बराह रास्त आपके साथ इस तरह कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे जो सबसे पहली कॉल रेशम ने की और उसके बाद खलील साहब की तबीयत अभी खराब हुई, वो सर्विस हॉस्पिटल में थे और इनको पता चला और मुझे कॉल की कि मुझे आज ही आप आए और हम दोनों ने खलील साहब के पास जाना है। और उस दिन खलील साहब हॉस्पिटल से घर आ चुके थे। तो एक जब मैंने इस आपसे तरह ये कहा था, एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था नहीं भाई कि हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी में, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, रेशम नहीं मनीफ, दुनिया में कोई भी शख्स, अ, कोई किसी को हक नहीं है कुछ कहने का। वो हैप्पीली मैरिड है और मेरी ढेरों दुआएं उनके लिए। हाँ, उनके काम के हवाले से बात करें आप कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की या बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, अच्छा उन्होंने अच्छी ड्रेसिंग नहीं की, हम ये तो कह सकते हैं। लेकिन हम किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, चाहे वो नासिर अदीब है, चाहे वो नईम हनीफ है, चाहे वो रेशम है, तो मेरे ख्याल में इससे घटिया इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि वो किसी अपने कोलीग के लिए, या रीमा ना भी हो, कोई और भी हो, आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी में उस पे बेहुदा बातें करें, उसके लिए गंदी बातें कहें, उस पे खुदा की बेशुमार लानत होनी चाहिए। अच्छा मिस, ईद का मौका है,
और आप बड़े अच्छे-अच्छे अशआर और बड़ी अच्छी-अच्छी पोएट्री हमेशा पढ़ती हैं जिसको हम एन्जॉय करते हैं। तो आज कुछ सुनाएँ ताकि मैं अगले गेस्ट को इनवाइट करूँ। अब याद में तेरा साथ नहीं, अब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र की अपनी रातों में, अब हिजर की कोई रात नहीं। मुश्किल है अगर हालात वहाँ दिल बेचाएं जहाँ दे आए, दिल वालों कूचाए जाना में कैसे भी हालात नहीं। जिस दर से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जहाँ तो आनी जानी है, इस जहाँ की तो कोई बात नहीं। मैदाने वफा दरबार नहीं, या नामो नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर के साथ, अगर जीत गए तो क्या कहना, अरे भी तो बाजी मात नहीं। वाह! क्या कहने, क्या फैज़ कहने, अहमद फैज़। क्या कहने, क्या कहने। एक छोटा-सा रैपिड फायर जी। अभी-अभी मैंने ज़हन में बनाया, कहीं लिखा नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने इसमें एक भी नहीं, नहीं, सवाल जो आपको है ना लिखने की ज़रूरत क्या है? एक आप खुद इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो आपको लिखने की क्या जो ज़रूरत है ना वो मैं अपनी बहुत ही खूबसूरत गेस्ट को इनवाइट करने से पहले छोटा-सा रैपिड फायर क्योंकि उनकी मौजूदगी में पता नहीं आपको घबराहट ना हो और आप जवाब ना दे पाएँ, उनके आने से अच्छा। पहले-पहले फटाफट मुझे बता दें। मैं जो है ना वो 2 ऑप्शंस होंगे और आपने पहले लम्हे एक नाम जो है ना चूज़ करना है। जी। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान या आतिफ़ असलम? उस्ताद राहत फ़तेह अली खान। आतिफ़ असलम या अली ज़फ़र? आतिफ़ असलम। हुमायूं सईद या एहसन खान? एहसन खान। रीमा या मीरा? रीमा। शाहरुख खान, आमिर खान? शाहरुख खान। कतरीना कैफ, करीना कपूर? करीना कपूर। नईम हनीफ, सुहेल वड़ाइच? कोर्स नहीं मनीष। इससे आगे शो नहीं बढ़ेगा। शो का इख्तिताम हम यहीं करेंगे इस वाले सेगमेंट का। उसकी रीज़न मैं बताऊँ? जी। आपने जो लास्ट सवाल किया ना, नहीं मनीष सुहेल बड़ा ऐसा बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वो मुझसे भी बहुत, मैं तो खैर कॉलेज का दरवाज़ा नहीं देखा, मैं तो बिल्कुल ही अनपढ़ हूँ। बात ये है, आप में जो एक चीज़ है ना, वो खुदादाद अता है। वो अल्लाह की तरफ से, आपका उसमें कोई कमाल नहीं है। वो बड़े-बड़े पढ़े लिखे सहाफ़ी यहाँ नहीं कर सकते जो आप कर लेते हैं। जब भी लाहौर में मैंने देखा कि कहीं मामला जो है वो बिगड़ जाता है और वो माइक पकड़ के उसको समेटना, वो सिर्फ़ आपको आता है। वो थैंक किसी और को नहीं आता। थैंक यू सुहेल साहब। माज़रत के साथ ये तो एम ए बस ईद मना रहे थे। हाँ, आप हमारे लेजेंड हैं। नहीं, नहीं, वो लेजेंड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं हमने है। बड़ा सीखा है और सुहेल साहब ने पहली दफ़ा मुझे कहा मेरे सहाफ़ती करियर में कि आप को टीवी करना चाहिए। आज एक बात बताऊँ, सीनियरिटी जो होती है वो कैलेंडर की उम्र से नहीं होती, वो फ़न की उम्र से होती है। मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं इस शो का होस्ट नहीं था। इस शो की होस्ट जो हैं वो थोड़ी लेट हो गईं। आपको पता है ट्रैफ़िक लाहौर में मरियम नवाज़ साहिबा ने बिल्कुल वो मोटरसाइकिल ट्रैक तो बना दिया है, उसका रंग भी उड़ गया और कोई चलाता ही नहीं उधर। वो ग्रीन ट्रैक में कोई बाइक चलाता ही नहीं। वो समझ रहे कि पता नहीं बच्चियां दे खेडन से बनाया। वो बाइकें फिर इधर ही और रश इतना था। हमारी जो होस्ट हैं ईद मुबारक की और RNN इस ईद ट्रांसमिशन की, वो अब तशरीफ़ लाई हैं। अब हम उससे पहले जो कर रहे थे, तो अब मैं रेशम जी को बताऊँगा कि सॉरी रेशम जी, वो आपके साथ प्रैंक हो गया, वो शो थोड़ा ही था। तो वो क्या था? वो कुछ भी नहीं था और वो सिर्फ हम रिहर्सल कर रहे थे। शो की होस्ट जो हैं वो तशरीफ ले आई हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ शो में। वो हैं आयत साहिबा। वेलकम टू द शो आयत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ईद मुबारक। थैंक यू। कहाँ लेट हो गई थी आप? मैं ट्रैफिक जाम थी इसलिए। गाड़ी खुद चला रही थी? नहीं, कैब थी। अच्छा, कैब ले ली थी। जी। तो आपकी अपनी गाड़ी कहाँ थी? अभी आपने नई हैवल ली है ब्लैक कलर की और उसका आपने वो मॉडलिंग भी कर दी उस दिन जब आप गाड़ी लेने गई हैं शोरूम पे रेशम जी के साथ। अच्छा, तो मज़ेदार बात बताऊँ आपको, जो ओनर हैं हैवल के, तो शीरीन साहिबा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे गाड़ी, तो उन्होंने कहा आपको जल्दी मिल जाएगी, डोंट वरी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें एक वीडियो जो है बना के डाल दीजिएगा। तो गाड़ी, अच्छा, मैंने नहीं लेने जाना था, वो बहन ने और मेरे ब्रदर इन लॉ ने रिसीव करनी थी। मैंने कभी, टू बी ऑनेस्ट, ज़िंदगी में कभी गाड़ी लिया, मैं शोरूम कभी भी नहीं गई, ये मेरे साथ थी। अच्छा, उन्होंने कार पे वो जो मतलब वो रिबन्स और लिखा हुआ कि मिस साइमा, आयत जी ने मुझे कहा कि ये इस कार पे मेरा नाम तो है नहीं, इस पे तो आपका नाम लिखा हुआ है, तो आपने मुझे कहा था ये गाड़ी आपकी है। तो मैंने फटाफट उनके आगे हाथ जोड़े, मैं कहा फटाफट इसका नाम लिख दें यहाँ पे, आयत, इनका वहाँ पे नाम लिखा, फिर ये गाड़ी में बैठी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो ओनर ये है गाड़ी की ना।
जाहिर है मैंने तो अभी बताया शो की होस्ट ही हैं। देखिए होस्ट ही सेंटर में बैठते हैं ना, हम तो मेहमान हैं। अभी ईद चल रही है, हम चले जाएंगे, कोई और मेहमान आएगा और मिस आयत जो है उनका इंटरव्यू करेंगी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको एक तो रेशम खाला को आप मीमी कहती हैं, मीमी क्या है? मीमी समझाएं। मामी भी होती है, मम्मी भी होती है, मीमी क्या है? बचपन से ना मुझे ये नाम इजी लगता था रखना। इजी लगता अच्छा है? हुआ ये था कि दुआ को भी बोलना नहीं आता था, तो ये अपनी माँ को मम्मा कहती थी और एक लफ्ज़ आता था बाबा। तो मुझे ना, मैंने कहा दुआ मम्मा, हाँ, मैंने कहा मम्मी, तो इसने मुझे कहा मीमी। अच्छा मज़ेदार बात यह है कि 3 साल पहले कि 4 साल पहले मीमी पे मीमी नाम की इंडिया में फिल्म भी बन चुकी है। ओके, ओके। जी, तो मैं इनकी मीमी हूँ। अच्छा आयत ये बताइए कि आपने मिमी की यानी कि रेशम खाला की पहली एक्टिंग कौन सी देखी जो आपको बहुत अच्छी लगी? कौन सा इनका वो आपने रोल देखा, काम देखा? उनको मार दिया है तो मैं फिर तब ना वहाँ पे रो रही थी। मैं बताती ये हूँ। मौला जट की बात तो नहीं कर रही? जी जी। ओए होए बिलाल अशारी साहब में आयत का भी वही मसला जो मेरा मसला। अच्छा सुने ना, हुआ क्या, मैं ना सो रही थी और बड़ी डीप स्लीप सो रही थी। तो ये घर के पास ही सिनेमा था, फिल्म देखने चले गए, तो एकदम से मुझे ना कॉल आई है, साइमा साइमा उठो उठो। मैंने कहा क्या हुआ है? वीडियो कॉल पे। मैंने कहा क्या हुआ है? तो ये आगे से ना मतलब ऊंची आवाज़ में रो रही है, तो लोग सिनेमा में डिस्टर्ब भी हो रहे थे। तो जब वो मारते हैं तो वो ब्लड शर्ट कहती है मेरी मिमी को मार दिया है, मिमी मर गई है। उसको लगा हकीकत में मर गई। अच्छा अब आपको पता चल गया, वो तो फिल्म का सीन था ना? मुझे जी। वीडियो कॉल पे दिखाया जब इसको कि ये देखो मिमी सो रही है घर में, तो फिर से मुझे ऐसे किसी कि मिमी ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? जी फिल्म में देखा तो दुआ जो है शी स्टार्टेड क्राइंग, तो तब उसको पता नहीं था, उसने कहा अंदर मिमी, यहाँ पे तो मिमी को मार दिया। अच्छा आयत ये बताएं कि ईद पे जो है सबसे ज्यादा ईदी कौन देता है घर में? मामा, पापा, मीमी या ताया या कौन? ये खाला। चीटिंग हो रही है, ये चीटिंग नहीं। नहीं, वो शो बता रही। नहीं ये नहीं होगा। उसने इस कहा तरह नहीं खाला होगा। क्या है, खाला पहली अच्छा? मर्तबा। अच्छा और सालगिरह पे गिफ्ट कौन देता है? वो ज़्यादा पापा। अच्छा किस तरह के गिफ्ट होते हैं सालगिरह पे? मतलब मुझे वॉच मिलती है राइट, और मनी मिलती है ओके। और रिंग्स भी मिलती है। अच्छा ही लव्स मतलब रिंग्स। अच्छा हाँ कुछ दिन पहले एक रिंग गुम गई थी, वो उसका कुछ पता चला या मैं टीवी पे खबर चलाऊं उसके बारे में कि रिंग गुम गई है डायमंड वाली? वो तो बताएं जरा। मैं अपने ही रूम में तलाश कर रही थी, मैंने कहा दुआ मेरे को एक डायमंड दी रिंग है बेटा, बता दो कहाँ। अच्छा ये सोई हुई, उसके पापा कह दुआ अच्छा ये उठी है, उसको ना वो स्कूल भी जाना है, रोज़ा था या लास्ट रोज़े चल रहे थे, इसलिए नींद में उनको कहा है कि वो मीमी के जो पास एक छोटी सी डिबिया पड़ी है तो उसके अंदर है। अच्छा तो स्टडी कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी। पढ़ाई में दिल लगता है या जबरदस्ती मिमी और मामा भेजती हैं कि चलो ट्यूशन चलो, चलो स्कूल पहुंचो? नहीं, पढ़ने का दिल करता है। और किस क्लास में? मैं 2 में। और नालायक है मेरी तरह या नहीं नहीं नहीं? नहीं लायक बच्ची? जी। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है? मुझे मुश्किल इस्लाम है। इस्लामियत मुश्किल लगता है? जी। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स। अब बनना क्या चाहती हैं? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर? यस। हाँ माशाल्लाह, वो क्यों? बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क की हिफाजत करूँ, इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उनकी ड्रेस भी बहुत अच्छी लगती है। फिर खाने में क्या पसंद है? ये जो रेशम जी खाना बना रही होती हैं इतने लोगों के लिए, और वो खाना आप खाती हैं या फास्ट फूड, बर्गर, शवारमे, कोल्ड ये पूछेंगे ड्रिंक? कि तकसीम करने जाती है। अच्छा मैं खाती हूँ। खाती हैं और तकसीम करने भी जाती हैं? जी। अच्छा लगता है? जी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अच्छा वहाँ जाकर क्या करती है ये पूछे। अच्छा ताइनी क्या करती है वहाँ जाके? मैं वहाँ पे बोलती हूँ गाड़ी में बैठ के, क्या लंगर ले लो लंगर, अच्छा। आवाज लगा के बताओ। लंगर ले लो लंगर। अच्छा और मैं कभी कभार प्लेट्स भी दे देती हूँ वेरी गुड। और कभी कभार नान भी दे देती
वेरी गुड, या तंदूर की रोटी भी। ठीक है। और खुद भी खाना बनाने को दिल चाहता है, कभी ट्राई किया? कभी एक दफ़ा ट्राई किया है। क्या बनाया था? मैंने मम्मी के साथ मिलके आलू गोश्त बनाया था। खाया फिर खुद ही था? नहीं, सारा नहीं खाया था। सबने खाया? अच्छा, सही सबने बन गया खाया। था? जी, वेरी गुड यार। तो फिर आप किसी दिन बनाए ना एक अच्छी सी डिश। जी। अच्छा, ये छोटी छोटी रोटियां पकाती है। अच्छा, हाँ जी, साडा काफी आटा ज़ाया कर दी। वेरी गुड। अच्छा, ईद पे फिर क्या एक्टिविटी होती है? ईद घर पे मनाती हैं, कहीं जाती हैं, किससे मिलने जाती हैं, कौन मिलने आता है? मैं जाती भी हूँ, घर में भी मिलने आते हैं हसन खान मुझसे माशाल्लाह जी, लाज़मी। इसकी फैमिली तो बहुत बड़ी है माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे सबको। तो एहसन खान मिलने आते हैं हम तो निकल गए बीच में से भाई, हम तो तो निकल गए दोनों बीच में से। आप अपनी फैमिली के बारे में बताओ ना, बाबा की सारी फैमिली। हाँ, मेरी फूफो मिलने आती है मुझसे, मेरे ताऊ आते हैं, चाचू आते हैं और दादा दादी आते हैं। आप जी। दादी को क्या बोलते हो? अम्मा और दादा को अबू जी। अबू जी? अच्छा, वेरी गुड। नहीं नहीं, अब जी। अच्छा, अबू जी। छोटे होते कहते अब जी। अच्छा, कोई ऐसा शख्स जो मिलने आता है तो आपको लगता है कि यह क्यों आ गया यार? हाँ, है मुझसे लड़ाई करती है। अच्छा, अच्छा, और थोड़ी देर के बाद पता है क्या होता है? रीज़ अच्छा मिनी, अब आप इसको जाने नहीं देना, पहले आने नहीं देना, फिर थोड़ी देर के बाद मिमी ये रीज़ा। जाएगी ना। इसकी इसकी कजन है, भाई की बेटी है, अच्छा, बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है? रीज़ा। रीजा? इन्हीं के हम दोनों इकट्ठी स्कूल में पढ़ती हैं, वो सीनियर है एक। चलो अब ईद है, फिर रीजा से भी सुलह कर लो, कुछ नहीं नहीं, होता। नहीं, कर लो यार, चलो नहीं। ठीक है, हम सब मिलके कह रहे हैं, सब लोग देखने वाले कह रहे हैं कि ईद पे ना आयत जो है ना रीजा से सुलह कर ले। चलो ठीक चलो है। उसकी मिस्टेक बता दो, मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये थी कि उसमें बहुत एटीट्यूड है। अच्छा, किस तरह का? मेरे जैसा या? नहीं, अच्छा, तो आप उसमें उससे बिल्कुल भी ज्यादा? एटीट्यूड नहीं है बेटा। है मम्मी। अच्छा, अच्छा, चलो आप कहती हो तो मुझे यकीन करना पड़ेगा, वरना मुझे मार पड़ेगी आपसे। आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने देखा है? मैंने बहुत बार देखा है। और फिर आप ये क्यों कहती हो कि अच्छा वो अब आएगी तो जाएगी नहीं फिर? हाँ, तो मेरी कोई बहन भी तो नहीं है, कोई भाई भी तो नहीं है, तो फिर खेलना भी तो बनता है ना। अगर आपने बुला लिया तो फिर खेलना भी तो है। अच्छा, नहीं, अब एटीट्यूड किस तरह का है? मसलन आपको कब फील हुआ कि ये जो है ना, इससे मैंने नहीं बोलना या नहीं मिलना ज्यादा? कब हुआ? क्या वाकया बताएं यार, खुल के बताएं। स्कूल में ना उसमें बहुत एटीट्यूड होता है, मुझसे इग्नोर करती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ बिजी रहती है, ओके, मेरे साथ बात नहीं करती। अच्छा, वाओ, शी लव्स यू। ओके। Don't स्कूल lie. में आपने नहीं देखा होगा। अच्छा, मैंने स्कूल में नहीं देखा, I'm sorry. देखिए, आप हमारी होस्ट को प्रेशराइज नहीं कर सकती, प्लीज। Sorry, अपनी sorry. बारी पे बोलिए, प्लीज। Sorry, बड़ा sorry. अहम इंटरव्यू चल रहा है जी, इसमें, जी। ओके। अच्छा, ये बताइए कि स्कूल में आपके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं? मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनका नाम बताइए नाम। नाम हरीम और आयशा, अरूश। और स्कूल में ज्यादा नंबर लेने का कंपटीशन भी होता है आपका? जी, होता है। अच्छा, तो इन सब में ज्यादा नंबर्स किसके आते हैं? कभी कभार मेरे। कभी कभार? जी, नहीं, हर रोज। अच्छा, हर वक्त? हर रोज। अच्छा, आप इनमें नंबर 1 हो? जी। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि म्यूजिक वगैरह सुनती हैं? जिस आंटी का सुनती है ना, किसका सुनती हैं ज्यादा गाने? हमारे मेरे घर पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, वो तो राहत राहत फतेह फतेह अली खान खान जी जी। का? का गाना। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, वो जो आंटी जो घर आती है उनका सुनती है, उनका भी बता दो। निमरा। और उनके गाने के बोल भी बताओ ना। निमरा मेहरा? अच्छा, हाँ। उनका कौन सा सॉन्ग सुनती हैं? ये पता होता थोड़ा सा गुनगुना के अच्छा, जरा बताओ। थोड़ा सा गुनगुना दे। चले, ईद है, बड़ा अच्छा लगेगा। चलो, चलें, मैं भी please, गाती हूँ। चलें। ये पता होंदा वा कोड़े आ सड़े ते ख्वाब हो जाने अतबा सड़े, जे पता होंदा वा कोड़े लिखिया किस्मत विच कदे गल नू बदौंदे जना ते खेड़ रचाउंदे ना ते प्यार वधाउंदे ना। जे पता होंदा वा कोण दा ते बिना गल पाउंदे ना। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। तो आप कभी एज ए प्रोफेशन नहीं, वैसे शौकिया सिंगिंग करना चाहेंगी कभी? आपका हम ट्रैक बनवाएं, कोई सॉन्ग आपके लिए बनवाएं? ओके ओके, ओके। चलें, बिल्कुल, आयत तो रेडी है बिल्कुल। और आपका बड़ा अच्छा सा RNN ट्रैक बनाएगा, हम फिर उसको शूट करेंगे। अच्छा, आप आखिर में अपने तमाम जो आपके फैमिली हैं और आपके ददियाल हैं
और जितने फ्रेंड्स हैं उनको कोई अगर मैसेज देना चाहें ईद के मौका पे तो वो आप उनको दें। मैं अपनी फैमिली के लिए कहना चाहती हूँ, मेरे ताऊ जो है वो शादी नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है। उनको मैं बहुत फोर्स करती हूँ कि कर लो अच्छा, कर ये लो झूठ कर बोल लो। रही है। अच्छा उनके लिए मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे नहीं, करे। फुप्पो के लिए नहीं, खास तौर के फुप्पो के लिए एक बात बताएं कि पुप्पो की शादी होनी चाहिए ना। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये पहले कहते थे अल्लाह मियाँ ताकि शादी कभी ना हो, अल्लाह मियाँ मिमी की शादी कभी ना हो। मैंने कहा दुआ बेटा दुआ दे दो, हमें हमारी शादी हो नहीं, अल्लाह जाएगी। मियाँ ताकि शादी हो जाए, चाचू की शादी हो जाए, मिमी की मम्मी की ना हो। अच्छा वो जो है ना मिमी के लिए भी फिर आप दुआ करें ना। वजह क्या है कि मिमी, आप कहती है मिमी चली जाएंगी शादी नहीं, वो करके? कह रही है कि जिससे भी शादी करनी है ना वो यहाँ घर पे आकर रहे, आपने जाना नहीं। अच्छा आपकी ये डिमांड है सबके लिए। तो मानी तो आपकी जानी है हमेशा। ताऊ से आपने ये कह दिया कि वो शादी कर ले, फूफो से ये कह दिया कि वो भी ना करें, और बाकी लोगों के लिए? और मैं चाहती हूँ कि मेरे चाचू भी कर ले शादी, ठीक है। और हम सबको लंबी जिंदगी दे, आमीन। दोस्ती दे। आमीन। हाँ, बाबा के लिए खास तौर के लिए कहना चाहती हूँ कि बाबा मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा इस पूरी फैमिली में बाबा और मिमी से प्यार करती हूँ, वो नंबर फर्स्ट पे है। और मतलब पूरी फैमिली वाले हैं फर्स्ट पे, और लेकिन मामा से कुछ नहीं कहोगे? बाबा और मिमी फर्स्ट पे हैं। और मम्मा? और मम्मा मुझसे इतना प्यार करती है कि मतलब अब मैं 500 मांग रही थी उस दिन, हमने पार्टी करनी थी, एक मूवी थी तो उसके लिए। तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा मुझे 100 दे दो, चलो 200 दे दो, मम्मा ने 500 भिजवाया। अच्छा बड़ा जो कमर्शियल प्यार है मामा के साथ आपका। जी। बड़ा कमर्शियल प्यार है ये तो मामा के साथ। बाबा से तो पैसों की बात नहीं कर रही, मिमी से नहीं बात करी, मामा पे पैसे ज्यादा दिए हैं तो मामा के प्यार की तारीफ बाबा करिए। पैसे देते नहीं है ना। नहीं, कंजूस टाइप वो मामा। नहीं बाबा, नहीं, अच्छा तो वो चाहते हैं कि कोई ये गलत चीज लेके खाए ना, अच्छा जो बच्चों को नहीं खानी चाहिए बाहर की। तो वो कहते हैं कि हेल्दी चीजें खाओ, जो उसके बाबा है। बहुत ही मासूमाना और खूबसूरत दुआओं के साथ इस प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। मैं आखिर में रेशम जी से कहूँगा कि वो अपने फैंस के लिए और अपने चाहने वालों के लिए जो है वो कुछ कहें, और उससे पहले आपने कुछ सुनाना था शेर, वो भी आपने वादा किया था सुनाएंगे जी। प्लीज। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं क्या अपने तमाम फैंस से यही कहना चाहूँगी कि आज तक जो कुछ भी हूँ मैं, आप लोगों की मोहब्बत, प्यार, आपकी दुआओं की वजह से हूँ, और मुझे हर कदम पे आप लोगों की दुआएं चाहिए। ख़ास तौर पर ये जो मैं लंगर का काम कर रही हूँ, इसे मैं आगे मज़ीद बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि एक जगह हो जिसे लेकर उसे लंगर खाना बनाया जाए, तो ये आपकी दुआओं के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये बस मुझे दुआ में याद रखिएगा मेरी इस ख्वाहिश के लिए कि अल्लाह पूरी करे जल्द। दुआएं ढेर सारी दुआएं कीजिएगा इसके लिए। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियों का सिलसिला जारी है, आरएनएन की ट्रांसमिशन जारी है, ईद मुबारक शोज का सिलसिला जारी है। आज पहले दिन बहुत ही वर्सटाइल और खूबसूरत फनकारा, बहुत खूबसूरत इंसान रेशम जी हमारे साथ मौजूद थी, और उससे ज़्यादा मज़ा दुबाला हुआ आयत के इस शो में शिरकत करने से। तमाम नाजरीन को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, आरएनएन की तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।